किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां हम बातें करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी, पशुपालन से जुड़ी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। किसान उत्पादक संगठन छोटे किसानों की तरक्की का मुख्य आधार। ठंड के मौसम में मछलियों का करें उचित प्रबंधन। नरेंद्र रश्मि, काशी शिवानी, काशी गंगा लौकी के हैं उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों, केंद्र सरकार की पहल से देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। बिहार में भी क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राज्य के प्रखंड और जिला स्तर पर एफपीओ के गठन का कार्य चल रहा है। देश में औसत जोत 1.1 हेक्टेयर से भी कम है और तकरीबन 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। आर्थिक तंगी में जीने वाले इन किसानों के सामने फसल उत्पादन के दौरान कई तरह की चुनौतियां थीं, जिनके लिए वे एक दूसरे पर निर्भर थे। ऐसे ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ का गठन की पहल की गई। एकता में बल है और इसी सामूहिक शक्ति के से किसान भी समृद्धि की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। किसानों की सामूहिक शक्ति का उपयोग अब किसानों को सूचित मूल्य दिलाने में किया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे यही महान सोच है। लेकिन 10,000 एफपीओ प्रमोशन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है केंद्र सरकार का, ये स्कीम आने के बाद एफपीओ प्रमोशन को बहुत उत्साह मिला है, बहुत एनकरेजमेंट मिला है। और इसमें जुड़े हुए जो सीबीबीओज है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट एनजीओज है, उनको एफपीओ प्रमोशन का काम भी मिला है। ठंड का सितम शुरू हो चुका है, इसलिए अपने पशुओं को ठंड से अवश्य बचाएं। इस मौसम में पशुओं में ठंड के अलावा वायरस जनित बीमारियों होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है और वे बीमार पड़ सकते हैं। पशु के आवास पर सीधे शीत हवा न आने दें और उन्हें बैठने के लिए एक बिछावन अवश्य दें। खाने में पौष्टिक तत्वों की मात्रा काफी बढ़ा दें ताकि उनकी इम्यून सिस्टम बनी रहे। दस्त या उल्टी होने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। कहते हैं इंसान अपनी सोच से महान बनता है। यही बात किसान पर भी लागू होती है। आज बहुत सारे किसानों के लिए धान, गेहूं, दलहन के साथ सब्जियों की खेती भी काफी मायने रखने लगी है। वैशाली जिले के नारायणपुर गांव के किसान विनोद कुमार सिंह ऐसे ही प्रगतिशील सोच के किसान हैं, जिन्होंने बैगन की खेती की है और 400 से 500 प्रति कट्ठे की लागत से इन्होंने बैगन लगाया है और मुनाफा दोगुना से अधिक कमा रहे हैं। मत्स्य पालक किसान बंधुओं, मछलियों के लिए अनुकूल तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ठंड के मौसम में तालाबों में संभव नहीं है। ऐसे में मछलियों के स्वास्थ्य और संतुलित बढ़ोतरी के लिए इस मौसम में उनके विशेष प्रबंधन की अति आवश्यक होती है। तालाब का 1/4 पानी बदलते रहना चाहिए। तालाब में फिश एरिएटर चलाना, आहार थोड़ा कम कर दे आदि तकनीकों से आप मछलियों को स्वस्थ रख सकते हैं। किसान भाइयों, अब खेती से मुनाफे का एक बड़ा बाजार बन गया है। चावल, गेहूं के अलावा सब्जियों की खेती ने किसानों के कार्य क्षेत्र को विस्तार दे दिया है। कद्दू की खेती भी ऐसी ही एक खेती है। लौकी, जिसे कद्दू भी कहते हैं, कि जायद और खरीफ और रबी तीनों सीजन में की जा सकती है। ऐसे में अगर उन्नत प्रभेदों से लौकी की खेती की जाए तो किसान भाइयों को सालों भर आमदनी हो सकती है। जल्दी और अधिक उत्पादन के लिए लौकी के पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाना चाहिए और तब सीधे खेत में लगा दें। खेत में रोपाई से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले नर्सरी तैयार कर ली जाती है। जायद फसल को छोड़कर खरीफ और रबी में लौकी को सिंचाई की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है और साथ ही बरसात में मचान विधि से लौकी की खेती करें। तकरीबन तकनीक और उन्नत प्रभेद से की गई कद्दू की खेती
किसानों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि कद्दू की मांग बाजार में सालों भर बनी रहती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल और गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार देखे गए। सोनम चावल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3000 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा बासमती 12000 से 14000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। हवा की दिशा में बदलाव और पछुआ हवा की तेज गति ने पटना समेत राज्य भर में कपकपी काफी बढ़ा दी है। बर्फीली पछुआ हवा से कई जिलों में दिन और रात के तापमान में भारी कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को रबी की फसलों में आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंड का मौसम आ गया है और दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमें अपने साथ साथ अपने पशुओं के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आज मंगलवार का दिन है और आज हम फ़ोन इन लाइव के माध्यम से आपका सीधा संपर्क हमारे कृषि विशेषज्ञों से कराते हैं। तो किसान भाइयों, अपने सवालों के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ आपका और आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि पशुओं की सामयिक देखभाल कैसे करें, मौसम अनुकूल उनका रख रखाव कैसे करें। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधे स्टूडियो की तरफ, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार आपके सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसे करना है, मतलब 3 फेज में कीजिएगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, नए वर्ष का ये पहला फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, तो दूरदर्शन परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नया वर्ष मंगलमय हो। और चूँकि ठंड का प्रकोप बढ़ा है, तो ऐसे में जब हम कृषि दर्शन में बात करते हैं तो पशुओं की चिंता ज़्यादा करते हैं, चूँकि हमारे प्रदेश के जो पशुपालक हैं उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है, उनके आय में साथ साथ प्रदेश के जीडीपी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जाड़े के मौसम में जो है पशुओं में, जैसे शीतकालीन मौसम में पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का मुख्य विषय है कि इस दौरान आपको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ आप करते रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से बताने से आप उस पर थोड़ा सचेत हो जाते हैं। हमारे इस विषय में विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर पंकज कुमार, जो सह प्राध्यापक हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। आप इनसे जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं। पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप ज़रूर साझा करें। हमारे विशेषज्ञ आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और उसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर 1800-3456171 डायल करना होगा। इस नंबर पे डायल करके आप प्रश्न कर सकते हैं। पंकज जी, नए वर्ष का ये पहला कृषि दर्शन का कार्यक्रम है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नया वर्ष मंगलमय हो। हम लोग जाड़े की बात कर रहे हैं और इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे पशुपालक जो थोड़ा सा शिथिल हों या अपने पशुओं को किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहे हों, तो थोड़ा सा कार्यक्रम को देखकर अलर्ट हो जाएंगे। सामान्य तौर पे हम शुरू करते हैं कि बड़े पशुओं से, फिर उसके बाद इस बार हम शुरू करना चाहते हैं कि जो हमारे नवजात पशु हैं जो तुरंत होते हैं, उनको कैसे एक्सपोजर या कैसे इस तापक्रम में या जाड़े के प्रकोप से क्या प्रबंधन में क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए किसान भाई, मौसम का जो बदल रहा है मौसम, वो तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, रोज़ महसूस कर रहे हैं। रात का तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जा रहा है और तापमान ही सिर्फ नहीं गिर रहा है, इसके साथ साथ कुहासे जो हैं पानी का बूंद बनकर इतना ज़्यादा गिर जा रहा है कि पानी की तरह, आज भी सुबह की अगर बात करें तो बारिश की तरह हो रही थी। ऐसी स्थिति में पशु किसी भी उम्र के हों, ये एक बड़ा खतरनाक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर सिर्फ ठंडा है
12 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे कल का तापमान था रात का 11 डिग्री 12 डिग्री, तो पटना का और इसके आसपास का, तो ऐसी परिस्थिति में अगर सिर्फ ठंडा पड़ रहा है, ड्राई क्लाइमेट है, नमी रहित वातावरण है, तो पशुओं के लिए उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन तापमान गिरने के साथ साथ अगर इतना ज़्यादा कंडेंसेशन हो रहा है और बूंद फुहारे बन करके पानी अगर गिर रहे हैं, तो वो हमारे पशुओं के लिए खतरनाक है, और विशेषकर नवजात पशु के लिए तो ये अत्यंत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर उनके शरीर पर ये फुहारे पड़ेंगे, क्योंकि आप उसको बांधते हैं बाहर, आपके नाद बाहर हैं। एक किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार संपर्क सर। नहीं हो पा रहा है। चूँकि आप पशु को खाना के लिए घर के बाहर बांधते हैं, गौशाला के बाहर निकालते हैं, या फिर किसी कारण से बाहर किए, और उनके शरीर पर अगर वो फुहारा पड़ेगा नवजात पशु का, तो उनका शरीर गीला हो जाएगा या नमी हो जाएगा उसमें, आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते, या अगर ओढ़नी ओढ़ाए भी हैं तो सर पे ओढ़नी नहीं रहता है, गर्दन पे ओढ़नी नहीं रहता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन प्रबंधन में इस छोटी सी लापरवाही के चलते अभी की जो व्यवस्था है, इसमें नवजात पशु को आघात पहुंचेगा, वो तनाव में आएंगे और उनका तबीयत, उनका बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनमें ठंड लगेगा, निमोनिया की शिकायत होगी, और ऐसी परिस्थिति में उनको घरघराहट या नाक से पानी निकलना, ये आप देख सकते हैं। तो नवजात पशु के लिए ये समय अत्यंत ही खतरनाक है बीमारी। नवजात की बात करें तो जो दो परिस्थिति, जैसे मनुष्यों में भी कहा जाता है, ठंड या तो बच्चों को लगता है या बुजुर्गों को लगता है, तो जो हमारे बड़े पशु हैं जिनको, जो कि मतलब मौसम के परिवर्तन के इस तनाव को झेल रहे हैं, उनके प्रबंधन में क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए किसान भाई, जो बड़े पशु हैं वो भी इससे आघात होंगे, लेकिन बड़े पशुओं पर इसका प्रतिकार कम होता है उनके शरीर पर अपेक्षाकृत नवजात पशुओं के। बड़े पशुओं के लिए आप ओढ़नी की समुचित व्यवस्था करें। अगर सुबह में आप भोजन कराते हैं तो थोड़ा विलम्ब से उन्हें निकालें, प्रयास करें, या अगर निकालते हैं तो आप उनके घर के अंदर गौशाला में ही खाने की व्यवस्था रखें। छोटा सा प्लास्टिक का टब रख लें, उसी में उनको खाना पीना घर में ही दें, जब तक आश्वस्त हो जाए कि धूप निकल गया हो या तापमान थोड़ा वृद्धि की तरफ हो, तभी बाहर निकालें। और हाँ, अभी का जो परिस्थिति है कल और आज का, जिसमें कि पानी का फुहारा गिर रहा है, ऐसी स्थिति में पशुओं को हरगिज बाहर न निकालें, क्योंकि उनके शरीर में नमी का प्रकोप होगा, जिससे उनको सर्दी की समस्या होगी, और ख़ास के निमोनिया होगा, जिससे उनके फेफड़े में संक्रमण होगा, और उस संक्रमण के चलते पशु बहुत दूर तक आक्रांत होगा, उनकी उत्पादकता घट जाएगी, बुखार हो जाएगा, पागुर करना बंद कर देगा, और ऐसी स्थिति में बीमार पड़ करके उनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो, संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो चलिए, अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी, गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है, और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी।
किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शीतकालीन जो मौसम है अभी उसमें कैसे करें पशुओं का प्रबंधन। और पंकज जी, अभी जो हम लोगों ने दो परिस्थिति जानी, छोटे पशुओं में जो भी आपने बताया कि शीत का जो प्रकोप है या अभी का जो तापमान है, उससे उसमें किन किन बीमारियों की संभावना होती है और उसका क्या प्रबंधन करना चाहिए? जहाँ तक नवजात की बात है तो नवजात में 2-3 बीमारियां मुख्य रूप से आजकल पशुओं को आक्रांत करती हैं। इसलिए हमारे पशुपालकों और किसान भाइयों को उसके बारे में ज़रूर ही अवगत होना चाहिए और सचेत होना चाहिए। जब तक आप अवगत नहीं होंगे, उसके सचेत नहीं होंगे, आप चिकित्सीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराएंगे। सबसे पहले तो निमोनिया का संक्रमण होता है, अर्थात जो पानी पड़ रहा है, ठंड लग रहा है, उससे अगर उसको ओढ़नी सही से नहीं ओढ़ाए हुए हैं, अलाव की व्यवस्था सही नहीं रखे हुए हैं, कमरे में गौशाला में नमी है, नमी पर अगर बैठ गया है पेशाब उसाब पर या मलमूत्र पर तो उसमें ठंड लगने के चलते फेफड़े का संक्रमण होता है। और जब एक बार फेफड़े का संक्रमण होगा तो यकीन मानिए पूरे शीत ऋतु में, पूरे शरद ऋतु में उसका संक्रमण होते रहेगा और प्रभाव पड़ेगा। नाक से पानी निकलना, सामान्य से थोड़ा सा अधिक तापमान 103 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक शारीरिक तापमान, उसके पशु के शरीर का होना, बच्चे के शरीर का होना, घरघराहट होना, सुस्त होना, दूध पीना बंद कर देना, चुपचाप कोने में पड़े रहना, कान नीचे गिरा देना, ये सारे लक्षण अगर दिखते हैं और बार बार खांसना, मुंह से भी लार गिरना और नाक से पानी निकलना, आँख से पानी गिरते रहना, आँख का लाल हो जाना, इस तरह का लक्षण अगर आपको दिखता है तो अवश्य पशु को आपको ठंड का संक्रमण हो गया है, उसके फेफड़े में संक्रमण हुआ है। तुरंत ही निकट के पशु चिकित्सक की सलाह पर आप उसका चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करावें, या अगर पशु चिकित्सक के आने में विलम्ब होता है तब तक आप उसे घरेलू चिकित्सा से भी आप ठीक कर सकते हैं। कड़वे सरसों के तेल में लहसुन पकाकर 50 ग्राम तेल में 50 मिलीलीटर तेल में 10-15 लहसुन के जावा और 25 ग्राम जवाइन डाल करके अच्छे से पका करके, थोड़ा हींग मिल जाए तो उसे भी डाल करके और उसके रीढ़ पर मालिश करें, पूरे रीढ़ पर, सर के दोनों सींग के बीच से लेकर के, तो ये पशु के ठंड को कम करने में काफ़ी राहत देता है। इसके साथ साथ एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन समूह की दवाएं शारीरिक वजन के अनुपात में अवश्य पशु को देनी चाहिए। अर्थात अगर 40 किलो से नीचे अगर है तो 500 मिलीग्राम की सुई पड़ेगी, या गोली अगर आता है तो 500 मिलीग्राम की गोली उसको देना आवश्यक है। और इसके साथ साथ दर्द निवारक, बुखार निवारक दवा जो उसके फेफड़े के सूजन को कम करता है, इसे भी शारीरिक वजन के अनुपात में आप मांस में लगा सकते हैं, या इसकी गोली ही बाज़ार में आती है मेलोनेक्स प्लस या फिर मेलोनेक्स या कोई भी मेरोक्सिकाम या एंटी पैरासिटिक ड्रग्स आता है, उसे आप बाज़ार से लेकर दुकान से आप पशु को दे सकते हैं तत्काल। लेकिन विस्तृत रूप से अगर उसका इलाज कराना है तो निकट के पशु चिकित्सक के सलाह पर ही आप दवा दें। आप छोटे नवजात पशुओं के अलावा अगर हम बड़े, हाँ, इसकी एक तो ये पहली बीमारी हुई, ये फेफड़े का संक्रमण। दूसरा जो मुख्य रूप से नवजात पशु में होता है वो है दस्त की शिकायत, जो आजकल मिलेगी, डायरिया। ठंड लगने का ही प्रतिरूप है, प्रतिकार में उसको डायरिया होगा। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो दूध ज़्यादा पी लिया और ठंड लग गया तो काफ़ी इसको डायरिया भी होगा। और जनरल अगर दस्त की समस्या हो रही है तो आप दस्त निवारक दवा दें बाज़ार से लेकर के, दस्त रोधी दवा, ये ठंड के चलते होता है ठंड में। और ताज़ा पानी की व्यवस्था रखें, हल्का अगर सुसुम पानी मिले आपका नॉर्मल तापमान बॉडी का लेकर के तो वो पिलाएं, या नहीं तो स्वच्छ ताज़े पानी दें, इससे दस्त की समस्या नहीं होगी। दस्त अगर हो जाता है तो दस्त रोधी दवा बाज़ार से लेकर दें। डाया रोग पाउडर को आप लेकर के गोली बना करके शक्कर गुड़ में या सत्तू में सान करके और बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर मुंह में दे सकते हैं। 20 ग्राम का सचेट आता है, इसे अगर सुबह शाम खिलाते हैं तो पशु को आराम मिलेगा। हमें तो लगता है कि इन दोनों दवाओं का और इन दोनों बीमारियों के लिए किसान भाई को अपने यहाँ रखना ही चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी समय हो सकता है। बिल्कुल, एक आपको देहाती चिकित्सा ही बता देते हैं, अगर पशुओं को दस्त हो रहा है लगातार या बड़े पशु को भी, तो शीशम के पत्ते आपको इन दिनों मिल जाएंगे। उस शीशम के पत्ते को लेकर या फिर अमरूद के पत्ते को लेकर के अगर पशु को ऐसे भी खाने के लिए दे देते हैं, पशु अगर खाता है तो बहुत हद तक आप दस्त को रोक सकते हैं इससे करके। बड़े पशुओं की अगर बात करें तो उसमें क्या संभावित है बीमारी और उसका क्या समाधान हो सकता है? बड़े पशु जैसे गाय या भैंस जो दुधारू पशु हैं, उसमें 2-3 समस्याएं होती हैं। पहली समस्या तो यही है निमोनिया,
या जिसे फेफड़े का संक्रमण कहते हैं ये, तो निमोनिया या फेफड़े का संक्रमण अगर आपको होता है तो इसमें आपको नाक से पानी निकलना लगातार, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, पशु का सुस्त हो जाना, भोजन कम करना या बंद कर देना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कान नीचे गिरा लेंगे पशु, कभी कभी लंगड़ापन की समस्या मिलेगी, अर्थात पिछले पैर पर जोर कम लगाना, चुपचाप कोने में बैठे रहना, बार बार पेशाब करना, ये भी समस्या मिलेगी। तो इस तरह की अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं आपके पशुओं में तो ज़रूर ही आजकल ठंड लग गया है। पशु को आप बहुत सुबह घर से बाहर न निकालें, गौशाला में पुआल की व्यवस्था रखें, उस पुआल पर आप पशुओं को बैठा कर रखेंगे तो ठंड नहीं लगेगा। पुआल अगर गीला हो जाए तो आप घर से बाहर निकाल कर सुबह पसार दें, दिन में सूख जाए, एक दिन में नहीं सूखता है तो दूसरा पुआल दें, फिर ये अगले दिन दें, 24 या 48 घंटे के बाद इसे आप बदल करके दें। ओढ़नी अवश्य ही ओढ़ाए रखें, ओढ़नी भी गीला हो जाता है पशु का, जूट के बोरे की जो ओढ़नी रहती है तो आप उसे बदल दें। अगर ठंडा लग गया है तो जैसे मैंने बताया कि सरसों के तेल में लहसुन और जवाइन और हींग को मिला करके अच्छी तरह पका करके उनके रीढ़ के ऊपर अगर मालिश करते हैं तो एक किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। नीरज आप अपना प्रश्न बताइए नीरज जी। कह रहे सर कि गाय बच्चा देने के लिए एक आध दिन पहले गाय के बच्चा होने के लिए होता है, तो उसको कैसे रखते हैं हम लोग? नहीं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीरे है, नहीं मिल पा, फिर से बोलिए। आप फिर से बोलिए जरा। गाय बच्चा देने वाली है। हाँ, करे कि गाय बच्चा देने वाली जी, इसका रख कैसे, इसका व्यवस्था कैसे करें? कितना दिन में बच्चा देने वाली है? हाँ, एक 2 दिन में 1 से 2 दिन में बच्चा देने वाली है आपकी गाय, है ना नीरज जी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठंड ज़्यादा बढ़ रहा है, आपकी गाय 2 से 4 दिनों में बच्चा देने वाली है। अभी तक अरुआर छोड़ चुकी होगी और पीछे का भाग जो है उसका पेशाब का या योनि का भाग में सूजन हो चुका होगा, थोड़ा सा मतलब इन्फ्लेम्ड हो चुका होगा, पूंछ के पास थोड़ा चौड़ा हो चुका होगा। अभी आप पशुओं को सुपाच्य खाना दें, क्योंकि पेट में बच्चे का आकार बढ़ जाने से पेट की चयापचयी क्रियाएं दुरुस्त नहीं रहती हैं, तो खाना उसको सुपाच्य दें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन न दें और हल्का खाना दीजिए उसे खाने के लिए, और ठंडा से बहुत ज़्यादा बचाइए। घर से बाहर नहीं निकालें, अलाव जला करके पशु को रखें। आप प्रतिदिन संभव है तो लगभग 100 ग्राम जवाइन को 1 लीटर पानी में खौलाएं। जब पानी 700 ग्राम से 700 ग्राम रह जाए तो उस पानी को ठंडा करके, सुसुम जब रहे या ठंडा हो जाए तो कानी से पिलाएं। ये पेट के पाचन क्रिया को और पेट के गर्मी को बरकरार रखने के लिए ये फ़ायदेमंद है और काफ़ी फ़ायदा करेगा। दवा विशेष देने की आवश्यकता नहीं है, ठंडा से बचाना आवश्यक है। नीचे का उसका जो पुआल बिछा करके रखें, ओढ़नी अच्छे से रखें, अलाव जला कर रखें, गर्मी दे करके रखें और रात में व्यवस्था रखें। बच्चा जैसे दें उसे ठीक से निकाल दें, जेर सही से निकालने की व्यवस्था रखें। बच्चा जैसे ही हो तुरंत उसे गर्मी दें, शरीर में मालिश करें इन दिनों, और जब पूरे अच्छे से पशु चाट ले उसके बाद आप सरसों के तेल से, जैसे मैंने बताया, पूरे बॉडी पर हाथ से रब करें और अच्छा से अभी से उसको जूट के बोरे का नहीं, कोई पुराना कपड़े का, सूती कपड़े का आप गद्दा बना करके रखें और तुरंत उसके शरीर को पैक कर दें ताकि उसको ठंडा नहीं लगे, एक्सपोजर नहीं लगे। चलिए किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा
अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, शीतकालीन प्रबंधन के ऊपर जो चर्चा हो रही बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा बताया कि आप उनके रख रखाव में और होने वाली बीमारी, इन दोनों की चर्चा की और जिसके लिए आपको एक सुझाव भी दिया गया कि किन किन दवाओं को आप सुरक्षात्मक तौर पे अपने पास रख सकते हैं इस तरह के किसी भी परिस्थिति के आने के संभावनाओं के ऊपर। लेकिन पंकज जी, एक और बात, जैसे अभी मौसम बदला है तो खान पान में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए जो कि इस मौसम के अनुकूल हो? अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल कश्यप जी आपने किया कि भोजन खान पान पर जितनी व्याधियां हैं या शरीर की परेशानियां हैं, अगर पशु को हम आहार प्रणाली में व्यवस्था में सुधार करें और मौसम के अनुरूप अगर उन्हें भोजन दें तो निश्चित तौर पर बहुत हद तक उनको इन दिनों होने वाली समस्याओं से न सिर्फ आप बचा सकते हैं बल्कि आप उनकी उत्पादकता को भी बरकरार रख सकते हैं। 2-3 बातों का मुख्य रूप से ख्याल रखें किसान भाई। अगर आपके श्रम साध्य पशु हैं जैसे बैल या भैंसें या घोड़े, उनको आप खल्ली की मात्रा, फैट की मात्रा, वसा की मात्रा बढ़ा दें। उनके भोजन में थोड़ा 5 से 7% तक बढ़ा दें, क्योंकि वसा शरीर में जाने से ठंड की मारने का प्रकोप, ठंड का प्रकोप कम हो जाता है। तो आप खल्ली थोड़ा अलग से देना प्रतिदिन सुनिश्चित करें। दूसरा, भोजन में करें क्या कि हरे चारे में की मात्रा थोड़ा आज बढ़ा दें इन दिनों, क्योंकि हरे चारे में प्रोटीन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के अंदर ऊर्जा के संरक्षण में और ऊर्जा के संचरण में मदद करता है। तो अगर आप 20 किलो हरा चारा प्रतिदिन दे रहे हैं तो उससे 22 किलो या 25 किलो कर दें। उसी अनुपात में 15 से 20% हरे चारे का बढ़ा दें। थोड़ा दाना की मात्रा भी इन दिनों बढ़ाना आवश्यक है पशुओं के लिए, क्योंकि पशु की चयापचयी क्रियाएँ दुरुस्त नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में दाना की मात्रा भी बढ़ाएं, लेकिन दाना सुपाच्य दें, अर्थात अगर कच्चा अनाज दे रहे हैं तो अभी उन्हें सिझा करके दें, अर्थात बॉयल करके या पका करके दें, क्योंकि पशु का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो पका करके उन्हें दाना कंसंट्रेट दें। दाना में कभी भी मकई या फिर चावल का गुंडा न दें। जो संतुलित आहार हम लोग बताते हैं आपको, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो दाना दें। संतुलित आहार का मतलब होता है उसमें दाल, मकई का दर्रा, खुद्दी, फिर खल्ली, फिर नमक, फिर मिनरल मिक्सचर दें। हाँ, मिनरल मिक्सचर बाजार से खरीद करके 25 से 35 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन अवश्य ही देना सुनिश्चित करें। चलिए किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे शीतकालीन पशुओं के रख रखाव और प्रबंधन की। इसके अलावा यदि पशुओं में भी कोई बीमारी हो या किसी भी तरह के कृषि से संबंधित कोई भी विषय पे आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें। हमारा पता है कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप जब कभी पत्र लिखें या मेल करें, अपनी जानकारी के विषय को स्पष्ट लिखें जिससे कि हम एक बेहतर वार्ता लेकर आ सकें। पंकज जी, आज आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।